स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। एक ऐसी घटना जो भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कल्पना कीजिए कि एक जेल है जिसे 1200 खुखार कैदी जो हथियारों से लैस हैं, उनके पास हथियार हैं, हथकंडे हैं, वो पूरे 2 दिन तक उसे अपना किला बना लें, उस पर कब्जा कर लें। एक ऐसा कब्जा जिसके सामने ना सिर्फ पुलिस बल्कि राज्य सरकार भी मजबूर होने लगे। लेकिन सवाल सामने ये उठता है कि आखिर ऐसा उन कैदियों के द्वारा किया क्यों गया था? कैसे 5 खूंखार अपराधियों ने इन 1200 कैदियों को उकसाया था इस छपरा जेल पर कब्जा करने के लिए? ये आज आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे एक एसपी ने अपनी वीरता दिखाते हुए और अपना प्रोटोकॉल पहली बार तोड़ते हुए इन 1200 खूंखार कैदियों से इस जेल को आज़ाद कराया था। क्यों आज 24 साल के बाद इस इंसिडेंट के अचानक से उन्हें और उनके साथियों को मेडल दिया गया है? ये सारी चीज़ें आज आपको इस एपिसोड में पता चलने वाली हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। शुरुआत होती है साल 2002 से। बिहार का छपरा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ राजधानी पटना से लगभग 70 से 75 किलोमीटर की मात्र दूरी पर एक व्यावसायिक केंद्र हुआ करता था। लेकिन 2002 आते आते ये अपने कई अलग अलग कारणों से फेमस होने लगा था, जाना जाने लगा था। इन्हीं में से एक थी इसकी एक कुख्यात जेल जिसको कहा जाता था छपरा जेल। तो ये जो छपरा जेल थी, ये ना केवल पूरे सारण जिले की सबसे बड़ी सुधारागृह थी, बल्कि आप देखें तो ये पूरे जिले की, सारण जिले की, या ये कहें कि पूरे बिहार की सबसे समस्याग्रस्त जेलों में से भी एक थी उस समय पर। कई सारी समस्याएं इसमें देखी जाती थी इस जेल के अंदर। छपरा जेल की दरअसल कुल क्षमता जो थी वो 500 से 600 कैदियों की निर्धारित की गई थी, लेकिन 2002 आते आते इस जेल के अंदर 1300 कैदी करीबन रह रहे थे। ये केवल एक संख्या नहीं, कई मानव अधिकारों का उल्लंघन भी था। पटना हाईकोर्ट ने 2000 के दशक में ही एक जेल इंस्पेक्शन कराया था। एक पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम जिसको कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे जब इंस्पेक्शन हुआ, बिहार के करीबन 58 जेलों का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्टर जो थे हर वार्ड को चेक किया करते थे, कैदियों से बातचीत किया करते थे, और जो उन्होंने सामने देखा था छपरा जेल में भी, वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक, टेरिफाइंग था। एक तरह से आप देखें तो यहाँ ओवर क्राउडिंग के अलावा कई सारी और समस्याएं भी सामने आई थी। 500 कैदियों के ऊपर 1200 कैदी करीबन रह रहे थे। इसके अलावा कंडीशन जो थी वो इनह्यूमन थी। यहाँ पे कई सारी ऐसी जो कोठरियाँ थीं, इतनी ज़्यादा डार्क थीं कि वहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती थी। इतनी संख्या में लोग, कैदी जो यहाँ रहते थे, उनकी वजह से सफाई का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे सामने आता था। तो ये सारी चीज़ें सामने देखी गई। बिहार प्रिजन मैनुअल के अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि इनमेट्स जो हैं, जो प्रिजनर्स हैं या कैदी हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ये जो रूल थे, उसमें बाकायदा रूल थे बिहार प्रिजन मैनुअल में, लेकिन ये जो रूल थे वो रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा कोसों दूर थे। ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती थी। छपरा जेल की एक और बड़ी समस्या थी इस समय पर, ओवर क्राउडिंग के अलावा, कि ये जेल जो है इस समय वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जो था वो एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। पिछले कई सालों में करीबन 9 रेड की गई और हर रेड में ऐसे आइटम सामने आते थे वहाँ से निकल के, जो मिलते थे उन कैदियों के पास से, जिनमें डैगर्स हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, पिस्टल, बंदूकें, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें यहाँ से सामने आती थी। और तब ये पता चलता था कि जेल के अंदर एक अलग ही पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। यहाँ पे ब्राइबिंग, रिश्वत लेना, घूसखोरी, यहाँ पे करप्शन, ये सारी चीज़ें इस जेल का एक बहुत जो कैदी हैं, जो पावरफुल कैदी हैं, वो इसका पूरी जेल का शोषण कर रहे हैं। जो कमज़ोर कैदी हैं उनका शोषण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आने लगी थी। एक साल पहले ही यहाँ पे 2001 अक्टूबर के महीने में, 2 अक्टूबर का दिन था, इसी छपरा जेल में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट भी हुआ था। 2 ऐसे कैदी थे जिनको जेल के भीतर ही मार दिया गया था, और ये जो मर्डर हुए थे उन दोनों कैदियों के, वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। यहाँ पे भी इसके ऊपर बाद में केस भी हुआ। गैंग वॉर एक तरह से जेल के अंदर चल रही है। ये बात पूरी राज्य सरकार के सामने आ चुकी थी। बिहार सरकार इस बात को समझ चुकी थी कि इस जेल के अंदर कई सारे ऐसे गैंग्स बन चुके हैं, फैक्शंस बन चुके हैं, जो अपनी सत्ता चलाने के लिए, जेल के अंदर अपनी पावर चलाने के लिए दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे हैं। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग उस समय पर इस जेल में बंद थे, जिनके बाहर के राजनीतिक पार्टियों से भी संपर्क थे, कई क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड डॉन से भी संपर्क थे, और यहाँ पे इस जेल के अंदर वो अपने एम्पायर को चला रहे थे। उस समय पर बिहार में देखा जाता था कि अगर क्राइम कोई कर रहा है, गैंगस्टर, तो उसके लिए सुरक्षित जगह जो है वो जेल है। वो अंदर बैठे हुए बाहर अपने अपराध, अपने गैंग को, गिरोह को चला सकता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे थी। स्टेट गवर्नमेंट को इस समय तक ये समझ में आ चुका था बिहार की कि छपरा जेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल जो हैं वो यहाँ पे कुछ रहते हैं, और इनको अब इनका तबादला करना, इनको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्च 2002, इसी साल में मार्च के महीने तक, स्टेट गवर्नमेंट ने एक सुनिश्चित कर लिया था, एक तरह से स्क्रूटनी कर ली थी कि अपनी प्रायोरिटी में उन्होंने 5 ऐसे कैदी यहाँ के रखे थे जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार थे, और उनका ट्रांसफ़र करना दूसरी जेलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये पाँचों ही आतंक का एक तरह से दूसरा नाम, अपराध का दूसरा नाम बन चुके थे। उनकी गिरफ्तारी जनता के लिए तो एक राहत की बात थी, लेकिन प्रशासन और शासन के लिए एक ही जेल में इस तरह के खूंखार अपराधियों को रखना
5 ऐसे बड़े अपराधियों को ये चिंता का विषय बना हुआ था। ये 5 अपराधी थे। पहला जिनमें था शशि भूषण सिंह। ये अक्टूबर 2001 में जो पिछले साल ही मर्डर हुआ था जेल के अंदर, उसमें ये सामने था, वहाँ पे ये विटनेस था, उसका खुद एक डेंजरस क्रिमिनल हुआ करता था। दूसरा था वकील राय। वकील राय सारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी व्यापारी थे उनके बीच में डर का दूसरा नाम बना हुआ था। ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था। यहाँ पे उसको व्यापारियों के बीच में, जो छपरा के दुकानदार थे, शॉप चलाने वाले थे, उनके बीच में उसको आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था, सिंबल माना जाता था। एक्सटॉर्शन का काम करता था, प्रोटेक्शन रैकेट चलाता था छपरा में। इसने स्वर्णकार संघ के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको सरेआम गोलियों से भून दिया था, क्योंकि वो पेमेंट दे नहीं पाए थे इसको, जो वसूल ये लगातार करता था। और जब इसके अरेस्ट इसको किया गया, जब इसकी खबर फैली थी, तो वहाँ पे बताते हैं कि छपरा के जितने भी बिजनेसमैन थे, या ये कहें कि जो शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे, उन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। लेकिन जेल के अंदर आने के बाद भी ये जो वकील राय था, इसकी जो रीच थी, वो इसके बाहर जो गुर्गे थे, जो इसका गिरोह था, उसमें अभी भी वो पूरी तरह से एक्टिव था। जेल के अंदर से ही अपना पूरा साम्राज्य बाहर चला रहा था। तीसरा था संजय राय। संजय राय दरअसल सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, ये एक पॉलिटिकली एक्टिव अपराधी था। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर के रूप में पहले सामने आ चुका था। फॉर्मली पॉलिटिकल स्टेटस उसके पास में था। सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके एक तरह से ईस्टर्न रीजन के अंदर सारण डिस्ट्रिक्ट में इसको बहुत बड़ा इसका आतंक जो था वो लगातार फैलता था। और सारण के जो एसपी थे, एसपी कुंदन कृष्णन, उन्होंने मात्र 5 महीने पहले ही इसको गिरफ्तार करके इस जेल के अंदर डाला था, जिससे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा राहत की सांस ले पा रहे थे। अच्छा, इसके अलावा चौथा जो अपराधी था वो था अशोक उपाध्याय। अशोक उपाध्याय जेल के रिकॉर्ड्स में ये एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट क्रिमिनल था, कई सारे मुकदमे इस पर भी दर्ज थे। और पांचवा था अक्षयवत सिंह। ये इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक था। अक्षयवत सिंह के बारे में बताया जाता है कि पहले एक होमगार्ड हुआ करता था, बाद में क्राइम की दुनिया में आ गया, क्राइम जगत में आ गया। उसने अपने दुश्मन मदन सिंह को जब मारा था तो उनके साथ में 4 और लोगों को एक ही दिन एक ही समय पर सामने मार दिया था। टोटल कई सारी हत्याओं का इसके ऊपर आरोप था और यहाँ पे इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई थी। यहाँ पे इस जेल में ये रह रहा था कई समय तक, करीबन बताया जाता है 1 दशक तक पहले बक्सर के जेल में रहा। बक्सर जेल में रहने के बाद में, लेकिन 12 साल के आसपास का समय बताते हैं जब ये बक्सर जेल में रहा, लेकिन उसके बाद लॉबिंग करते हुए पॉलिटिकली जो इसके लिंक थे उनकी वजह से, या फिर ये कहें कि जो क्रिमिनल बाहर इसके साथ में थे, बड़े बड़े क्रिमिनल, बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, उन सब की वजह से लॉबिंग करते हुए ये इसने छपरा जेल में, बक्सर जेल से अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। छपरा जेल में आने के बाद में उसने अपना टेरर फैलाना एक बार फिर से शुरू कर दिया था। और मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी नाम आता है, एक बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड फिगर, जो कि एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता, जिसका सपोर्ट इस अक्षयवत सिंह को मिला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सामने थी। एक तरह से ये जो 5 कैदी थे, खूंखार सबसे बड़े कैदी छपरा जेल के, ये अपने इस जेल के अंदर एक पैरेलल पावर नेटवर्क चला रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है आईएएस आईपीएस बनना, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, तो स्क्रीन पर जो आपको बैचेस दिख रहे हैं वो लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं, लेटेस्ट बैचेस हैं स्टडी आईक्यू के, वेल डिज़ाइंड कोर्सेज़, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टी भारत के आपको यहाँ पढ़ाते हैं और आप अपनी तैयारी को यहाँ बहुत मजबूत बनाते हैं, आसान बनाते हैं। जल्दी से जल्दी जो भी आपको प्राइसेस दिख रहे हैं इन पे बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वीजे लाइव जो कोड आपको दिख रहा है वो लगाते ही। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। नंबर पर कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो वीजे लाइव कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। खैर, मार्च 2002 ये वही समय था जब बिहार की सरकार भी ये डिसीजन ले चुकी थी कि छपरा जेल से इन 5 को अब ट्रांसफ़र करना होगा। मार्च वही महीना जब होली आती है, और ये होली जो थी मार्च के एंड में पड़ी थी। करीबन 28 मार्च की छोटी होली जो हम कहते हैं, छोटी होली मनाई जाने वाली थी, 29 मार्च की होली थी। तो 28 मार्च को अचानक से छपरा जेल के अंदर एक तरह की तैयारियां चलनी शुरू हो जाती हैं। कैदियों की भी इन सब तैयारियों पर नज़र थी कि जो जेल का स्टाफ है वो आखिर क्या तैयारियां कर रहा है। दरअसल ये वही दिन था जिस दिन बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, और ये वो डिसीजन था, ऑर्डर दिया गया था कि इन 5 कैदियों को, इन 5 अपराधियों को इसी दिन जेल से अन्य जेलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ को बक्सर जेल वापस भेजा जाने वाला था, कुछ को भागलपुर जेल भेजने वाले थे। और ये जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र के लिए जो टीम थी शासन की, प्रशासन की, वो भी छपरा जेल में पहुंच चुकी थी। लेकिन ये कोई आम ऑर्डिनरी ट्रांसफ़र नहीं होने वाला था। उससे बड़ी बात ये थी कि ये पूरा ट्रांसफ़र रात के मिडनाइट में, आधी रात के आसपास में 1 बजे के दरमियान करने वाले थे। अब ये जब खबर पूरी, पहले इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था प्रशासन के द्वारा, लेकिन जब ये खबर फैलनी शुरू होती है कैदियों के बीच में कि ये 5 खूंखार अपराधी जो पावर स्ट्रक्चर अपना चलाते हैं जेल में, कई सारे उनके हितैषी भी कैदी हुआ करते थे, जब ये खबर फैली कि अचानक से आधी रात में इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा इस जेल से, तो यहाँ पे कुछ शक इन कैदियों के मन में उभरा। और ये शक कुछ इस तरह का था, कुछ इस तरह के रूमर्स थे कि कहीं आधी रात में ले जाया जा रहा है, इसलिए तो नहीं ले जाया जा रहा कि फेक एनकाउंटर किया जाएगा, क्योंकि छपरा जिले के आसपास में ये फेक एनकाउंटर की जो एक्टिविटीज़ थी
कई बार अपराधियों के बीच में ऐसी कहानियां जो थी वो प्रसिद्ध थी कि पकड़ा जाता है और फिर एक एनकाउंटर कर दिया जाता है। कैदियों को ये लगा कि सरकार शायद इन 5 हमारे जो कैदी हैं सबसे बड़े, इनको मरवाना चाहती है। कहीं पे इन्हें आधी रात को ले जाया जाएगा जहाँ पे कोई गवाह ना हो, कोई सबूत ना हो, वहाँ पे ये बता दिया जाएगा इन्हें मार के कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से मारा गया है। तो ये रूमर जो थे, पहले तो सिर्फ रूमर्स थे, लेकिन बाद में ये शक में तब्दील हुए। शक से ये जो शक था वो गुस्से में तब्दील होने लगा था। जब ये शक गुस्सा बन गया तो इसके बाद में जो हुआ उसे सबसे बड़ा जेल अपराइजिंग, सबसे बड़ा जेल विद्रोह कहा जाता है। साल 2002 का जेल विद्रोह, छपरा जेल का। 28 मार्च 2002 ये गुरुवार का दिन था। होलिका दहन की तैयारियां चल रही थी शाम से ही पूरे छपरा के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर। लेकिन इसी रात से जब ये ट्रांसफ़र की तैयारी शुरू की जाती है इन 5 अपराधियों के, तो यहाँ ट्रांसफ़र के लिए जब जेल का एडमिनिस्ट्रेशन अंदर पहुँचा है, अचानक से जो कैदी थे, करीबन 1200 कैदी एक साथ आके खड़े हो जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं। इन 5 क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए, शशि सिंह, वकील सिंह, संजय राय, अशोक उपाध्याय और अक्षयवत सिंह, इनको बचाने के लिए जेल के प्रशासन को, जो स्टाफ था, उनके ऊपर धावा बोल दिया जाता है इन कैदियों के द्वारा। अचानक से ये कैदी जो थे इन बाकी कैदियों को उकसाने लगते हैं, जो 5 के 5 जिनको ट्रांसफ़र किया जाने वाला था। और उकसाने के बाद में ये जो भीड़ थी 1200 कैदियों की, वो जेल के स्टाफ के ऊपर टूट पड़ी। कई सारे ऐसे जेल वार्डन थे, हवलदार थे, बाकी अन्य स्टाफ था जेल का, जिनको पकड़ लिया गया, असॉल्ट किया गया, गंभीर चोटें आई, उनको मारा पीटा गया। और यहाँ पे जो सीरियस इंजरीज़ हुई, इसको देखते हुए कई सारे जेल के ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे जो कि पूरी तरह से सन्न रह चुके थे कि अचानक हमारे साथ ये हुआ क्या है, कैदियों ने ऐसा क्या सुन लिया, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। सबके सामने एक सवाल खड़ा हुआ था। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स थे, कुछ जेल के स्टाफ थे जो बाहर भाग गए, बाकी जो जेल के स्टाफ थे उनको बंदी बना लिया गया अंदर इन कैदियों के द्वारा। पूरे जेल का कंट्रोल इन 1200 कैदियों ने अपने हाथ में ले लिया था अचानक से। यहाँ पे जेल के जो मेन उसका आयरन गेट था, लोहे का एक बहुत बड़ा सा गेट था, उसे अंदर से इन कैदियों ने बंद कर दिया। और सिर्फ बंद नहीं किया था, यहाँ पे जेल की किचन से लिए हुए कई सारे गैस सिलेंडर, जो अलग अलग स्टॉक में भी गैस सिलेंडर रखे थे, इन सब को उस जेल के गेट के पीछे, जो आयरन का गेट था, उसके पीछे इस तरह से सटा दिया था कि अगर बाहर से कोई इस गेट को कट करने की, गैस कटर से कट करने की कोशिश करे, तो कट करते ही ये सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हो जाए, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और बाहर कितनी भी फोर्स होगी उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। इस लेवल पर ये कैदी काम कर रहे थे यहाँ पे। इसके अलावा जेल के अंदर जितना भी मटेरियल अवेलेबल था, कई सारे ऐसे कैदी होते हैं जेल में बम बनाना भी सीख जाते हैं, जेल के अंदर बंदूकें भी उनके पास में होती हैं, ऐसा ही काम यहाँ पे किया गया। इसके बाद इन कैदियों ने क्या किया, क्रूड बॉम्ब बनाए। कई सारे क्रूड बॉम्ब, स्ट्रिंग बॉम्ब्स इन लोगों ने बना लिए थे जेल के अंदर अवेलेबल मटेरियल से। ये एक्सप्लोसिव जो थे वो उतने ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब तो नहीं थे, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे साबित, अगर किसी के भी पास में ये ब्लास्ट करते हैं तो। पिछली रेड जब हुई थी इस जेल के अंदर, तो जितनी भी यहाँ से बंदूकें थी, पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी, उनको गोलियां थी, उनको जो जिस जगह पर रखा हुआ था जेल के अंदर, ये कैदी अब क्योंकि पूरे जेल के अकेले उसको अपना किला बना चुके थे, हर जगह जा सकते थे फ्रीली, कोई इन्हें रोक टोक नहीं सकता था। तो इन्होंने उन सारी बंदूकों को जो पिछली रेड में जब्त की गई थी, उन सबको निकाला और सारे के सारे इक्विप्ड हो जाते हैं, आर्म्ड हो जाते हैं। अब सबके पास में हथियार थे, सबके पास में हथगोले थे। जेल की छतों पर चढ़ जाते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ जाते हैं। कई तो ऐसे थे जो दीवारों पर भी चढ़ गए। पूरी तरह से जेल को उन्होंने अपना किला बना लिया था और महज एक रात के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। अगली सुबह जब हुई, जो कि होली का दिन था, जब पूरा भारत होली सेलिब्रेट कर रहा था, मना रहा था, इस समय पर छपरा के अंदर जो सारण ज़िला था, वहाँ तक ये खबर पहुँच चुकी थी सुबह सुबह कि छपरा जेल को इन कैदियों ने कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल ले लिया है। 29 मार्च 2002 होली की सुबह पूरे छपरा शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि छपरा जेल को 1200 कैदियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जैसे ये खबर छपरा में फैली तो इन कैदियों के जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, जो इनके रिलेटिव्स थे, उन्हें जब ये पता चला, वो सारे के सारे छपरा जेल को आसपास से घेर लेते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब ये जेल की तरफ आ चुके थे ये सारे के सारे रिलेटिव्स इनके, जेल के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी। अब पुलिस के सामने ये भी एक बड़ी समस्या थी कि इस बाहर की भीड़ को संभालो या फिर अपने जेल को इन 1200 कैदियों से आज़ाद कराओ। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की एक समस्या का एक विषय खड़ा हो गया था सामने। सारण ज़िले का जो पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था उसको यहाँ पे लगाया जाता है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और सिवान से भी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेबल्स थे, पुलिस फोर्स थी, उनको भी बुलाया जाता है। बिहार मिलिट्री पुलिस BMP को भी अलर्ट किया जाता है, वो भी यहाँ पे आते हैं। जेल को चारों तरफ से ये सारे जो बिहार पुलिस के जवान थे, इन लोगों ने घेर लिया था। कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है, जेल को घेरा। अब नेगोशिएशंस के अटेम्प्ट शुरू होते हैं। इन कैदियों से पूछा जाता है बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कि आखिर चाहिए क्या, क्या चाहते हो, क्या हम कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं या किसी भी तरह से आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। इन कैदियों का साफ कहना था कि जो ट्रांसफ़र होने वाला है इन 5 खुखार अपराधियों का, इसे कैंसिल करो, ये नहीं होना चाहिए, तुम इन्हें मार दोगे, फेक एनकाउंटर करोगे बाहर ले जाके। ये सारी चीज़ें चलती हैं। अपराधियों को मनाया, उनको बोला जाता है, उनसे नेगोशिएशन किए जाते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, जेल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सैटरडे की सुबह आई, यानी कि होली का भी दिन पूरा निकल चुका था। अगला दिन आया 30 मार्च का।
30 मार्च को सिचुएशन इस तरह की बिगड़ चुकी थी कि समता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, एक सांसद प्रभुनाथ सिंह, जो कि महाराजगंज सीट से कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद हुआ करते थे, वो यहाँ लोकेशन पर पहुँचते हैं। उन्होंने प्रयास किया इन कैदियों से बातचीत करने का। जब जेल के पास भी पहुँचे शाम के समय तक, शाम का समय आ चुका था, आप सोचिए कि ये पूरा मामला अब चलते चलते 1.5 दिन निकल चुका था। शाम के समय जेल के पास भी पहुँचे, लेकिन कैदियों ने उनकी भी बात नहीं सुनी। ये भी नेगोशिएशन, उनके एफर्ट जो थे वो फेल रहे। ये सारी चीज़ें देखते हुए सरकार ने यहाँ पे जेल की जो बिजली और पानी की आपूर्ति थी, इसको कट करने का फैसला लिया। जेल की बिजली पानी की जो लाइन थी वो कट कर दी जाती हैं। इसलिए किया गया था जिससे कि ये जो अंदर कैदी हैं, 1.5 दिन करीबन बीत चुका है, ये इसी के प्रेशर में आने के बाद कम से कम सरेंडर कर दें। लेकिन सैटरडे की रात तक, इस दिन की रात तक सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। नेगोशिएशन सारे के सारे फेल हो चुके थे। अगले दिन की सुबह आई, यानी कि आप सोचिए 31 तारीख आ चुकी है। 31 तारीख की जो सुबह थी, सरकार का पेशेंस लेवल, उनका सब्र जो था वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि एक तरफ अंदर तो सिचुएशन गड़बड़ हो ही चुकी थी पूरी तरह से, नेगोशिएशन फेल हो ही रहे थे। जेल के बाहर से लगातार जो इनके रिलेटिव्स थे इन कैदियों के, वो खाने के पैकेट, खाने की चीज़ें, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें जेल की दीवारों से अंदर लगातार फेंक रहे थे। क्योंकि ये भी समझ चुके थे कि जेल के अंदर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद है, तो काम कैसे होगा, लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा कैदियों को। तो ये सब जब चीज़ें लगातार बाहर से इनके रिलेटिव के द्वारा चीज़ें फेंकी जा रही थी, पुलिस ने यहाँ इनसे मना किया। जब मना किया गया तो पुलिस के ऊपर पथराव किए गए रिलेटिव्स के द्वारा। बाहर एक और अगली झड़प शुरू हो चुकी थी। सीरियस सिचुएशन जब बन गई, 2 दिन पूरा जेल कब्जे में रहा। इसके बाद बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि जेल को अब खुद से फोर्सफुली वापस अपने अंडर में लेना पड़ेगा। इस समय सारण जिले के एसपी थे कुंदन कृष्णन साहब। कुंदन कृष्णन साहब 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी, आईपीएस में कमीशन हुए थे सन 94 के अंदर। बिहार सरकार ने उन्हें, यहाँ पे उनके सीनियर्स ने ऑर्डर दिया कि आप इस जेल को रिक्लेम करेंगे, आपको इस जेल को दोबारा से अपने अंडर कंट्रोल लेना है। अब ये कोई ऑर्डनरी ऑर्डर नहीं था, ये कोई ऐसा नॉर्मल सा ऑर्डर नहीं था कि जस्ट एक जेल है, उसमें कुछ अपराधी हैं, सिर्फ उनसे जाके बातचीत करनी है। यहाँ पे अपराधियों की संख्या 1200 से अधिक थी। दूसरी चीज़, सारे के सारे आर्म्ड थे, हथियारों से लैस थे और कोई भी बड़ा एक्शन सामने से कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ा काम कृष्णन साहब को दिया गया। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया। उन्होंने ये भी देखा और ये समझ चुके थे कि जेल के अंदर से इन कैदियों ने किया क्या है कि जो मेन सबसे बड़ा लोहे का गेट है, उसके पीछे सिलेंडर्स रखे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सिलेंडर उसके पीछे रखे हुए हैं। अगर बाहर से गैस कटर्स हमारे पास में है, लेकिन अगर उससे कट किया जाएगा, सिलेंडर अगर विस्फोट होता है तो कई सारी जानें जा सकती हैं, अंदर की भी और बाहर की भी। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम की बात ये थी कि जो दूसरे गेट थे जेल के, वहाँ पे भी इन कैदियों ने अपना एक तरह से जो लोग थे उनको खड़ा करके रखा हुआ था। पूरी तरह से वहाँ से भी एंट्री नहीं की जा सकती थी। कोई भी ट्रेडिशनल मेथड जो है उससे एंटर नहीं किया जा सकता था इस जेल के अंदर। ये सारी चीज़ें कृष्णन साहब को जब पता चली तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि 3 अलग अलग टीम बनाई जाए। तीनों टीम अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करें इस जेल में एंटर करने का। तीनों वॉल को क्लाइम करेंगी। जो दीवार है 20 से 25 फुट की करीबन दीवार थी इस जेल की बाहर की, उससे क्लाइम करके अंदर जाएंगी। जिससे क्या होगा, जब 3 टीमें होंगी तो अंदर के कैदियों का जो अटेंशन है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बटेगा, वो डिवाइड होगा। और उसकी वजह से हो सकता है कि 3 में से कोई एक टीम ऐसी हो जो प्रॉपरली उस गेट को खोल सके, जो अंदर सिलेंडर्स रखे हैं उन सारे सिलेंडर्स को हटा सके, जिससे कि गैस कटर से बाद में गेट खोला जाए। तो ये ऑपरेशन पूरा प्लान किया गया। ऑपरेशन को जब करने का वक्त आया तो उस समय पर जो 3 टीमें थी उनमें से 2 टीम अचानक से फेल हो जाती हैं। अब बची सिर्फ एक टीम। फेल किस तरह से हुई थी कि कुछ ऐसी टीम थी जो कि दीवार पर चढ़ नहीं पाई थी, या कुछ ऐसी टीम थी जिसमें लोग प्रॉपर उस तरह के नहीं थे जो जाके अंदर ये काम कर पाएँ। यहाँ पे अब एक डू और डाई सिचुएशन सामने आ चुकी थी एसपी कृष्णन साहब के। करो या मरो की स्थिति थी। उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन कि अब वो स्वयं यहाँ पे जाएंगे। हाथ में उन्होंने AK-47 पकड़ी। ये डिसाइड किया कि अब वो स्वयं अंदर जाएंगे। ये प्रोटोकॉल का एक बड़ा उल्लंघन था, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन में यही चीज़ सही थी और ये चीज़ करनी ज़रूरी भी थी। कृष्णन साहब ने यहाँ पे अपने लोकल पुलिस स्टेशन के एक SHO जिनका नाम था अर्जुन लाल, उनको साथ में लिया, और अपने खुद के एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम था जितेंद्र सिंह, इन दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के पास में एक कार्बाइन और एक AK-47 थी। तीनों का प्लान ये था, स्ट्रैटेजी ये थी कि जेल की दीवार को पहले चढ़ा जाएगा। 20 से 25 फुट करीबन की दीवार है, उस तरफ से चढ़ा जाएगा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का छत है, उस छत पे जाया जाएगा और फिर वहाँ से नीचे कूदा जाएगा यार्ड में, जहाँ पे ये जो पूरा गेट सामने नज़र आता है। उसके बाद वहाँ पे जाके सिलेंडर हटाए जाएंगे। तीनों चढ़ना शुरू करते हैं। नसेने की मदद से, लेडर की मदद से यहाँ पे चढ़े ऊपर 20 से 25 फुट की उस दीवार को, ऊंचाई की वो दीवार थी, वहाँ पे अपने चढ़ते हैं कार्बाइन और AK-47 साथ में लेके। कृष्णन साहब जो थे वो सबसे पहले यहाँ पे चढ़े, उसके बाद अर्जुन लाल और फिर जितेंद्र सिंह ऊपर चढ़ते हैं। इस समय पर भी ये खतरा था कि जो कैदी हैं अंदर के वो कहीं देख ना ले इनको चढ़ते हुए, लेकिन खैर वहाँ पे क्योंकि लाइट कट थी, सारी चीज़ें इस तरह की थी, कैदियों की इनके ऊपर नज़र नहीं पड़ी। ये ऊपर चढ़ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की छत पे पहुँच चुके थे। अब इन्हें नीचे यार्ड में कूदना था।
यार्ड में कूदने वाला जो एक डिसीजन था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जैसे ये यार्ड के अंदर कूदेंगे हो सकता है कि वहाँ पे उस एरिया में कई सारे कैदी पहले से ही बैठे हुए हों, ताक में हों, इंतज़ार में हों कि कब कोई आए और उस पर हमला किया जाए। उनके पास गोली बारूद है, सब चीज़ें हैं। कूदने के दौरान भी आप अचानक से स्टेबल नहीं हो सकते, तो वहाँ भी आप गिरेंगे तो वो भी आपको संभलना है। कई सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी ये लोग सीधा रूफ पे, यहाँ जो छत थी उससे यार्ड के अंदर कूदते हैं। जैसे ही कूदे तो ये अलग बात है कि वहाँ पे कुछ कैदी ऐसे नहीं थे, कोई भी सामने नहीं था जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई शक जाता या फिर इनके ऊपर नज़र जाती। ये सारी चीज़ें ठीक-ठाक हो चुकी थी अब तक, प्लान पूरा सही चल रहा था। कृष्णन साहब जो थे वो सीधा इस गेट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कई सारे सिलेंडर जो हैं वो रखे हुए हैं गेट के पीछे, जिससे कि बाहर से कोई गेट अगर खोलेगा भी या गैस कटर से काटेगा तो विस्फोट हो सकता है। एक-एक करके इन सारे सिलेंडर्स को हटाना शुरू करते हैं। सिलेंडर हटाए गए, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन अगर आप उसको सोच के देखें कि अंदर इस तरह के कैदी हैं जो 1200 हैं संख्या में, उनके पास हथियार हैं, अगर देख लेंगे तो गोलियां भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इन्होंने सिलेंडर हटाए, बाहर वालों को आदेश दिया कि अब गैस कटर मशीन जो है उसको तैयार कर लो, अब आप गेट बाहर से कट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये लोग ये सिलेंडर हटा रहे थे और गैस कटर मशीन जो थी वो अपना काम करना शुरू करती है, अंदर से कैदियों ने लगातार विद्रोह कर दिया। इनके ऊपर हथगोले फेंके जाने लगे, गोलीबारी की जाने लगी और दोनों तरफ से फायरिंग की गोलियों की आवाज़ जेल के बाहर तक सुनाई दे रही थी। अंदर मौजूद 1200 कैदियों ने इन 3 जाबाजों के ऊपर अपने पत्थर फेंकने शुरू किए, बॉम्ब फेंकने शुरू किए। एक पत्थर ऐसा भी था जो कृष्णन साहब की उंगली में आकर लगता है। उनकी उंगली पर जब ये पत्थर लगा, उनकी उस उंगली की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी। एक क्रूड बॉम्ब जो था वो आके उनके पास में इतनी पास फटा था कि उनका जो जूता था वो पूरी तरह से उड़ गया था, उनके पैर पे भी क्षति पहुंची थी। ये सारी चीज़ें अंदर चल रही थी, लेकिन अचानक से करीबन 2:30 बजे के आसपास की बात बताई जाती है, जब आखिरकार जो गेट था गैस कटर से उस गेट को कट कर दिया जाता है। बाहर की जितनी टीम थी, जिसमें सीआरपीएफ थी, बीएमपी के कमांडोज थे, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस थी, ये सारी जेल के अंदर दाखिल हो जाती है। और इसके बाद जेल में चारों तरफ से जेल को घेरने के बाद में अंदर इन कैदियों के साथ में उन सारे जवानों की, पुलिस की, बिहार पुलिस की एक फायर फाइट शुरू होती है। बताया जाता है करीबन 4 घंटे तक फायरिंग चली। 4 घंटे की फायरिंग, जिसमें पुलिस को टीयर गैस के गोले भी दागने पड़े। 51 गोले करीबन टीयर गैस के दागे गए जेल के अंदर। हर जगह जो धुआं था टीयर गैस का वो देखा जा सकता था जेल के अंदर। सांस लेने में समस्या हो रही थी कैदियों को भी, इन लोगों को भी, लेकिन कैदियों के पास भी हथियार थे। कैदियों ने पूरी तरह गोलियां चलानी शुरू करी। जब ये गोली चलाई गई, खैर पुलिस के जवान बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, कमांडोज जो थे वो पहले से ट्रेंड थे, इन कैदियों से तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड ही थे। यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस की तरफ से भी जो गोलियां चलाई गई उसका आंकड़ा बताया जाता है 234 राउंड पुलिस ने फायर किए थे। प्रिजनर्स जो थे उनकी तरफ से बताया जाता है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उन्होंने पुलिस से ज़्यादा राउंड फायर किए। तो आप सोचिए कि कितनी गोलियां उस 4 घंटे के अंदर इस जेल के अंदर चलाई गई थी। खैर फोर्सेस का जो ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक्शन था, जो एसपी कुंदन कृष्णन साहब का जो एक पूरा प्लान था, वो उसने अपना एक असर दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे जो कैदी थे वो पीछे हटने लगे, कुछ अपने वार्ड में वापस भागने लगे। पुलिस ने यहाँ जेल के अलग अलग एरियाज़ को कैप्चर करना, उस पर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। कुंदन साहब को कई सारी इंजरी इस समय पर हुई थी, उनके साथियों को भी इंजरी हुई थी। कई ऐसे पुलिस अधिकारी, कुछ ऐसे सिपाही भी थे जिनको इंजरियां हुई, लेकिन फिर भी ये सभी अपनी पोजीशन पर टिके रहे। कुल संख्या बताई जाती है 28 ऐसे पुलिस पर्सनल्स थे जो घायल हुए। 3 उसमें से ऐसे हवलदार थे जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। जेल के अंदर जो कैदी थे उनमें भी 7 ऐसे लोग थे जो घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना, कि वो जो 5 अपराधी थे, 5 अपराधी जिनमें संजय राय, शशि भूषण सिंह, अशोक उपाध्याय, वकील राय और संजय शाह, इन 5 को मार दिया गया था इस पूरे एनकाउंटर में। अंदर जो फायरिंग हुई इसमें ये सारे मारे जा चुके थे। जब इन्वेस्टिगेशन भी हुई तो बाद में इस पर रिपोर्ट सामने आई कि ये 5 ही थे जो अंधाधुंध गोलियां लगातार सबसे आगे खड़े होकर चला रहे थे। सबसे ज़्यादा फायरिंग जो है वो पुलिस की टीम के ऊपर इन्हीं लोगों ने की है। तो ये सारे लोग यहाँ मारे जाते हैं। एक इनमें से एक और था, अक्षयवत सिंह, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। वो घायल था हॉस्पिटल, उसको भी गोली लगी थी, उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन बाद में वो भी मारा गया। उसका भी हॉस्पिटल में मौत जो है वो हो जाती है। शाम तक जो यार्ड था जहाँ पे ये लोग कूदे थे इन सिलेंडर्स को हटाने के लिए, पूरी तरह से अंडर कंट्रोल था, शांति थी वहाँ पे। कैदियों को लाउड स्पीकर से आदेश दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं कि सरेंडर करो पूरी तरह। कहीं भी अगर छुपे हुए हथियार है तुम्हारे पास, सामने सरेंडर करो। हेड काउंट के लिए सामने आओ, गिनती की जाएगी सारे कैदियों की। इसके बाद धीरे धीरे सारे कैदी आए, हेड काउंट हुआ, उसके बाद अपने वार्ड में चले गए। शाम के 5 से 6 बजे तक सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी थी। बिहार पुलिस के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद में जेल के अंदर से .315 बोर के कारतूस जमा किए गए। वहाँ से उनको गिरफ्त में लिया गया। यहाँ पे कई सारी रिवॉल्वर थी, पिस्टल थी, उनको अपनी गिरफ्त में लिया गया पुलिस के द्वारा। क्रूड बॉम्ब जो थे वो भी यहाँ से जब्त किए गए। ये सारी चीज़ें करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस समय पंकज कुमार थे छपरा के, उन्होंने पूरे इंसिडेंट को देखकर घोषणा की फाइनली कि अब सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। कई सारे अधिकारियों का यहाँ पे इसके बाद जेल में निरीक्षण के लिए आना जाना हुआ। इसके बाद NHRC की टीम भी पहुँचती है। इस इंसिडेंट के बाद में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम जब यहाँ पहुँची इस जेल में,
उन्होंने छपरा जेल जब विजिट किया था, कई सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिन पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने ये कहा कि ओवर क्राउडिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है। और एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि ये जो इंटरवेंशन हुआ पुलिस का और जो कैदियों का विद्रोह था 1200 कैदियों का, इसके बीच में जो 6 कैदी हैं जिनकी जान गई है। इसके अलावा हम ये बता दें कि बिहार की जेलों में 2001 से 2002 के बीच में 144 कस्टोडियल डेथ हुई हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है बहुत ज़्यादा, दूसरे स्थान पर बिहार आता है ह्यूमन राइट वायलेशंस में, और ये डेटा चिंताजनक था। तो ये सारी चीज़ें एनएचआरसी के द्वारा बताई गई। खैर इसके बाद बिहार की सदन में लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो प्रिजन अफेयर मिनिस्टर थे, नाम था बसावन प्रसाद भगत, उन्होंने यहाँ पे पुलिस फायरिंग को, क्यों पुलिस को फायर करना पड़ा, सिचुएशन ऐसी थी, तो उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में नेसेसरी कदम था जिसको उठाना बहुत ज़रूरी था उस पूरे ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, जेल को अपने दोबारा कंट्रोल में लेने के लिए। ये जो इंसिडेंट था छपरा जेल के इतिहास में 26वां ऐसा रिवोल्ट था या कहें कि जेल ब्रेक था। पिछले सालों में, करीबन पिछले 4 सालों में, इस समय से बताया जाता है 2002 के अकॉर्डिंग आप देखें, पिछले 4 सालों में बिहार की जेलों में 26 रिवोल्ट हो चुके थे, ऐसे विद्रोह हो चुके थे कैदियों के द्वारा। लेकिन ये सबसे बड़ा विद्रोह, इसमें 1200 कैदी एक साथ आके खड़े हो जाते हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। उसके बाद एक एसपी ने जाके कैसे इनसे अपने जेल को आज़ाद कराया। लेकिन ये केस 2002 में हुआ, आज हम 2026 में बैठे हैं, 24 साल करीबन निकल जाते हैं। किसी को इसके बारे में पता नहीं था, सिर्फ उन अधिकारियों को पता था जो इसमें सामने थे, एसपी कुंदन कृष्णन साहब को पता था। लेकिन 24 सालों के बाद 2026 में 26 जनवरी को बिहार सरकार ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया, एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें कुंदन कृष्णन साहब, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह को मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित करने का फैसला लिया जाता है। इस बार 26 जनवरी पर इन तीनों को सम्मानित किया गया इनके 24 साल पहले के किए हुए कार्य के लिए, उस वीरता के काम के लिए। यहाँ पे कुंदन कृष्णन साहब जो इस समय पर बिहार पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं, डीजी ऑपरेशंस हैं, उनको मेडल दिया गया। अर्जुन लाल जो उस समय पर एसएचओ हुआ करते थे, जो एसपी साहब के साथ में गए थे, वो इस समय पर रिटायर हो चुके हैं, डीएसपी के पद से रिटायर हुए। जितेंद्र सिंह जो थे उस समय पर पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे एसपी साहब के, वो पटना में आज सब इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं। तो ये इन्हें अभी 2026 में 26 जनवरी पर मेडल दिए गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सलाम उनके ऐसे जज्बे को। इस तरह का एक ऑपरेशन रहा जो कि पिछले दिनों कई सारे लोगों की इस पर निगाह पड़ी, क्योंकि अचानक से मेडल दिया जाने वाला था, लेकिन क्यों दिया जा रहा था ये कई सारे लोगों को नहीं पता था। तो ये था वो पूरा छपरा जेल विद्रोह जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इस टॉपिक के बारे में अपनी राय दीजिएगा। अपने भी टॉपिक आप बता सकते हैं, उन पर वीडियो लाया जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अब, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।